Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss a very interesting topic in macroeconomics, that is inflations. मुद्रास्फीति या आसान शब्दों में कहें तो कह सकते हैं महंगाई। आखिर ये इन्फ्लेशन होती क्या है और यदि इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी के अंदर एंट्री करती है तो उसकी एंट्री करने की वजह क्या होती है? कुछ तो कारण होती होगी कि इन्फ्लेशन आ जाता है किसी इकोनॉमी के अंदर। इसके साथ साथ ये जानेंगे हम कि जब इन्फ्लेशन आती है तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है और हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो किस तरह की टूल्स को एडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन से निजात पाने के लिए। ओके, इसके साथ साथ ये जानेंगे जब सन 2000 ईस्वी में यानी सन 2000 में जब एक इन्फ्लेशन आया था जिम्बाब्वे के अंदर, जहां कहा जाता है कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोग लाखों रुपए तक, वहां की करेंसीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार थे। ओके, लोग बोरे में भर भर के ले जा रहे थे पैसे की कुछ आलू उन्हें मिल जाए, पोटैटो मिल जाए। इस तरह की कंडीशंस वहां देखने को मिली थी इन द ईयर 2000। ओके, तो ऐसा कंडीशंस इन्फ्लेशन आने की वजह से होती है कि भैया इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, जहां पर जो मनी है, मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, मनी की करेंसीज की वैल्यू कम हो जाती है। वैसे कंडीशंस में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे करने पड़ते हैं फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। थोड़े से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। इसके साथ हम ये जानेंगे कि इन्फ्लेशन आती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसका क्या असर पड़ता है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या इन्फ्लेशन आ सकती है। इन चीजों के बारे में भी हम काफी बेहतरी से जिक्र करेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे हम कि यदि सरकार जो है, सरकार अपने फिस्कल पॉलिसी के तहत यदि अपने खर्च को बढ़ाती है या खर्च में कटौती करती है, क्या ऐसा भी कंडीशन आता है इन्फ्लेशन का। इन चीजों को भी हम बारीकी से देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ इन्फ्लेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इन्फ्लेशन से इन पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, इसके लिए हम 2 या 3 वीडियो का सहारा हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है जिसे बहुत चीजों को हम लोग लेकर चलते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक लेक्चर में ही वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 2 या 3 वीडियो का हम सहारा लेंगे। तो आते हैं, देखते हैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेफर्स टू persistent rise in the general price level of goods and services in the economy over time। इन्फ्लेशन ये कहती है कि जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना। जैसे मैं कह रहा हूं कि इस मार्कर का प्राइस जो है, इस मार्कर का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इस मार्कर का मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये इन्फ्लेशन से? मैं कह रहा हूं इस मार्कर का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, क्या ये इन्फ्लेशन का कंडीशन से? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। केवल मात्र इस मार्कर का मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ता जाए ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। इन्फ्लेशन कहलाएगा कि जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में बढ़ोतरी होना, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाना, वैसी कंडीशन को कहेंगे हम कि इन्फ्लेशन से। इसी तरह कहा गया है कि रेफर्स टू परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली प्राइस का बढ़ता जाना। किसका? राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ता जाना, यानी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है, चाहे मैं शर्ट का बात करूं, चाहे मार्कर का बात करूं, चाहे व्हाइट बोर्ड की बात करूं, चाहे कैमरे की बात करूं, चाहे लाइट की बात करूं, किसी भी चीज का, हर एक चीजों का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ता जाए। साथ ही साथ जितनी भी सर्विसेज है उन सर्विसेज के प्राइस भी बढ़ता ही जाए कंटिन्यूअसली। वैसी कंडीशन को हम कहेंगे यह एक कंडीशन है इन्फ्लेशन की, महंगाई की, या कहें मुद्रास्फीति की। ठीक है, अब देखिए एक बेहतरीन एग्जांपल से इसे हम और आसानी से समझते हैं। सपोज दैट ये गब्बर सिंह साहब है, इन्होंने क्या किया, ये इन द ईयर 2010 में ये 100 रुपए की एक नोट लेकर निकले मार्केट की ओर। ठीक है, 100 रुपए की नोट लेकर ये गब्बर सिंह साहब मार्केट की ओर निकले और इन्होंने मस्टर्ड ऑयल खरीदा। कितना मिल गया इन्हें मस्टर्ड ऑयल 2010 में? 100 रुपए में 5 लीटर। सपोज दैट ये जस्ट एग्जांपल है, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल इन्होंने 2010 में 100 रुपए में खरीदा। अब वही 100 रुपए ये 2025 में 2025 में ये इसी 100 रुपए से कितना मस्टर्ड ऑयल खरीदते हैं? मात्र 1 लीटर। ओके, तो हम लोग क्या जानेंगे, देखिए ये जो डेटा है इससे रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। हम यहां देख रहे हैं
कि 100 रुपए में 2010 में 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल आ रही थी, लेकिन वही 100 रुपए से 2025 में मात्र 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल आ रही है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम कि महंगाई हो गई यहां पर, इस कंडीशन को कहेंगे महंगाई। ओके, और यहां देख रहे हैं हम कि इस 100 रुपए की वैल्यू, इस 100 रुपए की वैल्यू जितना क्या 2010 में था, क्या उतना ही 2025 में है? बिल्कुल नहीं। इस 100 रुपए की वैल्यू 2025 में बहुत ज्यादा गिर चुकी है, यानी कि लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। जब इन्फ्लेशन आता है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इस बात को जहन में रखिएगा कि जब भी इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर, तब लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ जो मनी की वैल्यू है, वह मनी की वैल्यू भी कम हो जाती है। ओके, जैसा हमने यहां देखा कि 100 रुपए में गब्बर सिंह साहब ने, मैं कह रहा हूं कि गब्बर सिंह साहब ने 100 रुपए में 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदा, कब? 2010 में। इसके बाद देख रहे हैं 2025 में उन्होंने मात्र 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदा। तो यहां हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि 100 रुपए की वैल्यू जो 2025 में वो बहुत कम हो चुकी है। जो 100 रुपए से हम 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदते थे, इस गब्बर सिंह साहब 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदते थे कब? 2010 में। अब मात्र 2025 में 1 लीटर मात्र मस्टर्ड ऑयल खरीद रहे हैं, यानी कि महंगाई आ चुकी है, मनी की वैल्यू गिर चुकी है, परचेसिंग पावर लोगों की कम हो चुकी है इस महंगाई की वजह से। तो ऐसी सिचुएशंस को कहेंगे हम इन्फ्लेशंस, यानी महंगाई। ओके, इसी तरह डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर। मैं केवल मात्र एक गुड्स सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि प्राइमरी कॉज क्या है इन्फ्लेशन की। तो हम लोग कहते हैं कि भैया, हम लोग कहते हैं कि देखिए मैं लिख देता हूं, इसकी बात समझते हैं। हम लोग बेसिकली दो कॉज देखते हैं, दो कॉज को देखते हैं। फर्स्ट इज कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझिएगा चीजों को, पहले कोस्ट पुश में बता दो, फिर एक दूसरा होती है जो वो डिमांड पुल होती है। ठीक है, दूसरी। तो पहले हम कोस्ट पुश को देख लेते हैं कि कोस्ट पुश इन्फ्लेशन किससे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी चीजों को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो उस रॉ मटेरियल की प्राइस में बढ़ोतरी होती है, यानी कि कोस्ट बढ़ जाती है। सपोज देट इस मार्कर का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन इस मार्कर को बनाने में जो लेबर लगे हुए, उस लेबर्स ने कहा कि भैया अब हमारी वेजेस को बढ़ाइए, यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी कि लेबर की वेजेस बढ़ने से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक है, इसमें जो प्लास्टिक लगे हुए हैं, इस प्लास्टिक की भी कॉस्ट बढ़ चुकी है, यानी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से इस पूरे मार्कर की प्राइस क्या मार्केट के अंदर बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। इस कॉस्ट ऑफ, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वह बेसिकली डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मार्केट के अंदर इसका ज्यादा प्राइस लगेगा। वही कह रहे हैं कि कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि एक ऐसा इन्फ्लेशन जो कोस्ट पुश की वजह से हुआ है। एक ऐसी महंगाई आई है जो कोस्ट को पुश की वजह से आई है, यानी कोस्ट को बढ़ाने की वजह से आई है। ऐसी चीजों को हम लोग कहेंगे कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। होप सो कि आप समझ रहे होंगे। सेकेंड आते हैं, सेकेंड क्या कहती है? सेकेंड नंबर कहती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये भैया डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है वो समझिएगा। देखिए, जब गुड्स एंड सर्विसेज कम हो लेकिन लोगों की डिमांड ज्यादा हो, मान लीजिए चलिए कि मात्र मार्केट के अंदर 2 ही मार्कर है, लेकिन खरीदने वाले 50 लोग हैं, तो क्या करेंगे? इस 2 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड सप्लाई के लिए लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या देखेंगे कि महंगाई आ जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड होती है, लेकिन उस लिमिटेड सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार हो जाते हैं खरीदना। यानी लिमिटेड सप्लाई है बट डिमांड बहुत एक्सेस है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए, पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो इसे कहें लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी बहुत
अधिक संख्या में लोग डिमांड कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को, उतनी ज्यादा गुड्स एंड है नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है, लेकिन उसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, अब देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है इसकी कुछ कैटेगरीज होती है, उसकी कुछ टाइप्स होती है, ठीक है, उस टाइप्स को हम देखते हैं। ये तो हमारी थी कॉजेस, प्राइमरी कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखते हैं कि क्या टाइप्स की होती है ये इन्फ्लेशन, उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन को बेसिकली 4 टाइप का कहा गया, इसके अलावा इन्फ्लेशन को बेसिकली 4 टाइप का कहा गया है। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज यहां में लिख दूं कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो देखिए ये कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज इट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ओके, ये क्रीपिंग। सेकेंड इज, पहले मैं लिख लूं फिर जिक्र करूंगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। थर्ड इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ओके, फोर्थ इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो देखिए ये इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, समझिएगा चीजों को अच्छे से। फर्स्ट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो आखिर ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है उसे हम लोग देखेंगे। तो बात को अच्छे से आपको समझना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होती है, कहा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जब इन्फ्लेशन बढ़े, किस रेट पर, इन्फ्लेशन 1 से लेकर इन्फ्लेशन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3%, 1 से लेकर 3% के बीच जब इन्फ्लेशन राइज करे, बढ़ता जाए, ओके, ऐसी स्थिति को कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी सालाना ईयरली 1 से 3% तक इन्फ्लेशन बढ़ता जाए इकोनॉमी के अंदर, वैसी कंडीशन को कहेंगे हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, लिसन केयरफुली, creeping inflation is a type of inflation when inflation increase in an economy from 1 to 3% yearly. Okay, creeping inflation एक ऐसी इन्फ्लेशन की कंडीशन है जब इकोनॉमी के अंदर 1 से लेकर 3% तक ईयरली प्राइस राइज करे, ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ओके, ये धीरे धीरे बढ़ती है और ये एक कंडीशन कहा जाता है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी की हेल्दी के लिए अच्छा इन्फ्लेशन का सूचक है, एक अच्छा इंडिकेटर्स है, ये एक मतलब कि ग्रोथ का निशानी है, ये इन्फ्लेशन होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। इसके बाद देखते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। आखिर ये वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, तो देखिए वॉकिंग इन्फ्लेशन कहता है कि 3 से लेकर यानी कि 4 से लेकर 10% के बीच जब इन्फ्लेशन बढ़ता जाए, जब प्राइस राइज करे 4 to 10%, ऐसी स्थिति को कहेंगे हम क्या, वॉकिंग इन्फ्लेशन। ईयरली सालाना जब 4 से लेकर 10% तक इन्फ्लेशन बढ़ता जाए, प्राइस राइज करता जाए, ऐसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद देखते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आखिर ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, समझिएगा, जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज करे 11 to 100% तक, ऐसी स्थिति को कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। याद रखिए इस बात को कि जब प्राइस राइज करे 11 से लेकर 100% के बीच, ऐसी स्थिति को कहेंगे हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ओके, तो इस बात को जहन में रखिएगा, किसे कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद देखेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक बड़ा ही डेंजर कंडीशन होता है जिसे जिम्बाब्वे ने सन 2000 में झेला इस इन्फ्लेशन को। सो ऐसी कंडीशंस को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन की जो रेट है वो 50% तक मंथली बढ़े, मंथली की मैं बात कर रहा हूं,
मंथली 50% तक इन्फ्लेशन बढ़ता जाए, मंथली 50% तक इन्फ्लेशन बढ़ता जाए, ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन। यानी हाइपर इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन का ऐसा सिचुएशन होता है जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जो है, प्राइस राइज जो है वह मंथली 50% तक बढ़ता जाए, 50 से ज्यादा परसेंट होता जाए, ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, इसके बाद हम ये जानेंगे, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें ये जानेंगे कि आखिर इकोनॉमी के अंदर सरकार जो है और अपनी सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर क्यों ना बहुत सारा पैसा छाप देती है ताकि गरीबी दूर हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? यह सवाल मैं यहीं पर छोड़ के जाता हूं कि क्या, और इस सवाल का जो जवाब है वह अगले लेक्चर में हम जानेंगे। तो देखिए, क्या गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के साथ यह कर सकती है कि गरीबी को हटाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा छाप दे ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके? वो क्या ऐसा पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके पीछे तो कुछ रीजन रही होगी। तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, फिर किसी लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।